कि हाल ही की सुर्खी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा नेतन्याहू के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े ही बोल्ड हैं, भारत के साथ अच्छी मित्रता है। मैं इससे पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि आप बड़े ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। इंटेलिजेंट कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, जैसे इंडिया के अंदर टॉप कॉलेजेस में आते हैं आईआईटीज, लेकिन अगर वर्ल्ड की रैंकिंग निकाली जाए तो आईआईटीज 150वें पायदान से शुरू होते हैं। 1 से लेकर 150 के बीच में कोई आईआईटी नहीं है। तो भाई आप पूछेंगे नंबर 1 पर कौन आता है? नंबर 1 पर आता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आप एमआईटी कहते हैं। ये भाई साहब एमआईटी से ही ग्रेजुएशन है और एमआईटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद हार्वर्ड से भी पढ़ाई की हुई है, यानी कि ये पढ़ाई लिखाई में एक अव्वल दर्जे के व्यक्ति रहे हुए हैं। तो पहले तो एकेडमिक्स के हिसाब से इनके बारे में जान लीजिए। नंबर दूसरी बात भी जान लीजिए, ये यहां की सिविल सर्विसेज में थे इजराइल के। जिस प्रकार से जयशंकर साहब हमारे यहां पर सिविल सर्विसेज में थे और बाद में विदेश मंत्री बन गए, बिल्कुल वैसे ही ये इजरायली सिविल सर्विसेज में थे और अमेरिका में इजराइल की तरफ से दूत रहे हुए थे। दूत रहे हुए थे मतलब एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू अमेरिका ये रहे हुए थे, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर इजरायली दूत बनकर बहुत पहले इन्होंने काम किया हुआ है। चूंकि इजराइल में हर व्यक्ति को फौज में काम करना अनिवार्य होता है, तो ये भाई साहब भी फौज में ऑलरेडी काम किए हुए हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी समझ गए। अब जब मैंने ये बात बोली कि ये इजराइल के दूत बनकर अमेरिका में रहे हुए हैं, सरकारी सेवा दी हुई है, उस कालखंड में इनकी बाइडेन से खूब बात होती थी। बाइडेन तब सांसद हुआ करते थे, बाद में भी जब इन्होंने सर्विस दी तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। बाइडेन के साथ इनकी मित्रता लंबी रही है, बहुत पुराने से एक दूसरे को जानते हैं। इनका निक नेम बीबी है, जैसे अपन पत्नी को बीबी कहते हैं, बीवी कहते हैं, ये बीबी कहकर के बाइडेन नेतन्याहू को पुकारते हैं। यानी कि इनके बीच में निक नेम तक का प्यार है। जैसे किसी को आपने छोटू, शाम, मोटू, पतलू जो नाम आपने दिए, कुछ इस प्रकार से इनके नाम है बीबी और बाइडेन इन्हें बीबी नाम से संबोधित करते हैं। पर्सनली एक दूसरे से गजब की केमिस्ट्री है। पहला तो इनके बारे में समझ लिया, एक चीज और समझ लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक का नाम है रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिकन्स ट्रंप वाले हैं, डेमोक्रेट्स बाइडेन वाले हैं। एक और सच्चाई इन लोगों की जान लीजिए कि अमेरिका इस साल चुनाव में जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है नवंबर के अंदर। बाइडेन फिर से अपने पद की उम्मीदवारी के चक्कर में है, लेकिन लोग उन्हें बुजुर्ग मानकर कह रहे हैं कि बाबा अब आप रेस्ट करिए। लेकिन बाबा अभी भी जवान हैं और चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव की सबसे बड़ी मुसीबत यह हो रही है कि अमेरिका के लोग ही अब बाइडेन का विरोध कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बताऊं, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की बहुत बड़ी जिनकी मार्केट कैप है वो कंपनी अमेरिका में है। और यहां के चुनाव प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर्ड चुनाव होते हैं। जैसे भारत के चुनावों में आप कई बार आरोप लगते हुए सुनते हैं कि मोदी जी को अडानी का समर्थन प्राप्त है, अंबानी का समर्थन प्राप्त है। ये पार्टी अपोजिशन में राहुल गांधी जी पूरे टाइम मंच पर कहते हुए फिरते हैं कि अडानी अंबानी के कारण मोदी जीत रहे हैं। अमेरिका में यह खुलेआम होता है। अमेरिका में चुनाव लड़ने से पहले फंड रेजिंग एक्टिविटी होती है। फंड रेजिंग का मतलब होता है राजनेता जाते हैं, बाकायदा राजनीतिक पार्टी जाकर के बड़ी बड़ी कंपनी से मिलती है, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलती है कि लाइए हमें पैसे दीजिए, हम चुनाव लड़ने जाना चाहते हैं। और खुलेआम लॉबिंग भी होती है कि हम इस व्यक्ति को चाहते हैं कि यह प्रेसिडेंट बने, हम इसको चाहते हैं ये प्रेसिडेंट ना बने। क्लियर हो गया। ट्रंप तभी बन पाए थे क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनके बढ़िया संबंध भी हुआ करते थे। अपना न्यूज चैनल एंकर पैंकर सब रहे हुए थे। चलिए फिर से लौटते हैं। तो बाइडेन की जो छवि है ना, बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे तब उनकी फिलिस्तीन के प्रति बड़ी ही सॉफ्ट कॉर्नर की नीति हुआ करती थी। इवन बाइडेन भी जब राष्ट्रपति बने तब भी उन्होंने फिलिस्तीन के लिए यूएन की तरफ से, जो फिलिस्तीन की तरफ से जो चलाया गया रिफ्यूजी फंड है, उसको चालू किया था। यानी कि अमेरिका के अंदर अगर दो पार्टी जानी जाए तो उनमें से एक नरम दल और एक गरम दल मानी जाती है। इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, रिपब्लिकन्स को एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है, राइट विंग के एक्सट्रीम है वो। यानी ट्रंप और इजराइल मतलब एक ही समझिए आप। वहीं दूसरी ओर जब उसकी डेमोक्रेट्स की बात आती है, बाइडेन वालों की बात आती है, तो जो बाइडेन के लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़े सॉफ्ट कंसीडर किए जाते हैं। फिलिस्तीन के प्रति अपने मन में थोड़ा भाव रखते हैं। भाव किस बात का? कि हां भाई हम फिलिस्तीन का को एग्जिस्टेंस सपोर्ट करते हैं। भाई जो ट्रंप है वो तो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल ये है कि आप मानते हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, ट्रंप मानता है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। जो विवादित जगह है जिसको लेकर के कोई नहीं मानता, ट्रंप उसी को मानता है। यानी कि भाई मैं तो इजराइल का एक्सट्रीम साथी हूं, वो व्यक्ति है, ठीक है ना। तो बाइडेन और ट्रंप के बारे में हल्का सा अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया हो तो फिलहाल बाइडेन का संघर्ष समझिए। जब बाइडेन लास्ट टाइम चुनाव जीतकर आए थे तब तक कोई इशू नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तब तक इजराइल गाजा का कोई कंफ्लिक्ट ऐसा चर्चा में नहीं था। बाइडेन अपनी तरफ से चंदा देकर के फिलिस्तीनियों का समर्थन प्राप्त करते रहे। और जो अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीन समर्थक हैं, या फिर वो कहिए कि जो थोड़े से लिबरल्स प्रकार के लोग हैं, वो ये मानते थे कि नहीं साहब, दो देशों का कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। बाइडेन वॉर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बाइडेन को पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में 7 अक्टूबर की घटना के बाद जो हाल में नजारे देखने को मिले वो क्या थे
कि जो अमेरिका है उसका स्टैंड दुनिया के सामने साफ खुलकर आ गया कि चाहे तो ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, दोनों की दोनों इजराइल समर्थक हैं। आप पूरी वस्तु स्थिति को अगर समझ चुके हो तो आज का सेशन आपको समझ में आएगा, इसलिए पहले ब्रीफिंग दे रहा हूं। सबको यह क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया कि बाइडेन चाहे ट्रंप कोई भी व्यक्ति हो, सबकी सब इजराइल समर्थक हैं। और इनके पीछे का असली कारण भी समझ में सबको आ गया कि यहां पर राजनेता राजनीतिक पार्टी के चंदे से नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चंदे से, फंड रेजिंग एक्टिविटी से चुनाव जीतकर आते हैं। और जब ये बड़े बड़े राजनेता चुनाव वहां से जीतकर आते हैं, उनके पैसे से जीतकर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की फंडिंग पे सारे काम होते हैं, इसका मतलब नेता वही करेगा जो कंपनियां कहेंगी। और वहां की बड़ी कंपनियों में यहूदियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर मैं ऑलरेडी एक बड़ा सेशन कर चुका हूं, लगभग 5 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं, आप भी समय निकालकर देख लीजिएगा। तो अब तक संभवतः आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि बाइडेन के साथ किसने बहुत बड़े से चाबी भरी हुई है, यह क्लियर हो गया। लेकिन बाइडेन ने उन कंपनियों का समर्थन तो ले लिया जिनसे इजराइल का समर्थन चाहिए था, लेकिन जो पुराने समर्थक थे, पुराने समर्थक जो इजराइल, जो अमेरिका की थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी के हिमायती थे, जो ये चाहते थे कि फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका नरम रुख अपनाए, वो लोग बाइडेन से छिटक गए। कंपनीज के फंड खत्म होने लगे, कंपनीज इनको फंडिंग देना रोक दी। इस चक्कर में फंड रेजिंग एक्टिविटी में ही इन्होंने नेतन्याहू के बारे में अपशब्द का उपयोग किया। क्योंकि अपशब्द मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकता सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी स्थिति में मैं आपको मार्क कर दूंगा, दिखा दूंगा, न्यूज की हेडलाइन दिखा दूंगा कि इन्होंने क्या कहा। और एक बार नहीं, इस फंड रेजिंग एक्टिविटी के दौरान 2 बार नेतन्याहू को अपशब्दों से संबोधित कर चुके हैं कि वो तो ये है, वो तो ये है। अब ये है ताकि उन लोगों को लगे कि देखिए बाइडेन कितने मजबूर हैं कि नेतन्याहू के बारे में चाह करके भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं पता ये क्या ही कर दिए होते। अच्छा, मजबूर क्यों हैं? तो भाई साहब नेतन्याहू के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, नेतन्याहू तो एकदम सर पर कफन बांधकर चल रहे हैं। अच्छा, इजराइल की मजबूरी है, वो लिबरल हो नहीं सकता, वो थोड़ा सा भी अगर मॉडरेट हो जाए, वो अगर हल्का सा भी कमजोर पड़ने लगे, अपनी नीतियों को लेकर थोड़ा भी हंबल हो जाए कि अरे नहीं सब अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, सभी को मौका दिया जाना चाहिए, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक से जो आकर हमारे देश में काम करना चाहे करे, तो उसके नतीजे उसने 7 अक्टूबर को देख लिए। अब तो उसने पूरी तरह पॉलिसी बदल ली है कि अब तो पड़ोस में भी फिलिस्तीनी नहीं चाहिए। हालात यह हैं कि उसने अब तक 131 दिन के संघर्ष में 28,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। हालात यह हैं कि जिस फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र को इजराइल ने खाली कराया था कि भाई तुम उत्तर वाला क्षेत्र खाली कर दो, दक्षिण में चले जाओ, मैं दक्षिण में नहीं आऊंगा, पूरी तरह उत्तर का क्षेत्र खाली कराने के बाद लगभग 64 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर दक्षिणी गाजा के अंदर गए हुए फिलिस्तीनियों को अब उसने वहां भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यानी दक्षिणी गाजा के ऊपर उसने आज बम गिराया है, लगभग 74 लोगों के मारे जाने की खबर है। विचार कीजिएगा, राफा बॉर्डर जहां से गाजा के लोग इजिप्ट में एंट्री कर सकते हैं, जहां पर बड़े ही कंजस्टेड तरीके से लोग जी रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थितियों में जी रहे हैं, पहले लोगों को इकट्ठा किया, उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा में भेजा और वहां जाकर गोला बरसा दिया। बोले जितने यहूदी मरे तुमने बंधक बनाए, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, 7,000 से ज्यादा तो फिलिस्तीनियों को इजराइल बंधक बनाकर बैठा हुआ है। 28,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक ऑन रिकॉर्ड जान ले चुका है कि तुमने यहूदियों के साथ ऐसा क्यों किया। यानी कि जो उसके साथ हुआ उसका बदला वो इस प्रकार की नृशंस घटना से ले रहा है। इजराइल का यह कहना कि वो क्यों कर रहा है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है कि अगर मैं ना करूं तो मेरे साथ तो यह घटना हो जाती है। लेकिन इजराइल को इस काम के लिए समर्थन देने वाला अमेरिका इस समय पिस चुका है अपनी कंपनियों के कारण। क्यों पिस चुका है? क्योंकि उन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में लगभग $15 बिलियन का आजकल में ही इन्होंने इजराइल को अपनी तरफ से रिलीफ फंड भेजा है। इजरायली कंपनियों ने साफ कहना शुरू कर दिया, महाराज अगर आप यही करते रहे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लोग हमारा विरोध करना शुरू कर दिए, कंपनी का बायकॉट शुरू हो गया है। जैसे जब इंडिया चाइना का गलवान इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, तो भारत की तरफ से चाइना का बायकॉट शुरू हो गया था। अमेरिकी गुड्स का पूरे वर्ल्ड में बायकॉट शुरू हो गया है। जो लोग फिलिस्तीन हितैषी हैं, या ये कहिए कि या वो लोग जो ये मानते हैं कि अब फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है, तुमने बदला लिया, समझ में आया। 131 दिन से तुम जो लोगों को गिन गिन के मार रहे हो, लगभग 40,000 से ज्यादा जो तुम जाने ले चुके हो, यह ज्यादती है। सीज फायर होना चाहिए, दुनिया को बैठना चाहिए, यूएन का महत्व स्थापित होना चाहिए, टेबल पर बैठ करके जो जिम्मेदार है उसको सजा दिलानी चाहिए और कोएग्जिस्टेंस अपनाना चाहिए। वो सब लोग अमेरिकी कंपनियों का विरोध शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की हालत खराब हो गई। संभवतः पूरी ब्रीफिंग आपको शुरुआत में समझ में आ गई है, लेकिन अब विस्तार से विद एविडेंस मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति को यहां पर स्टार मार्क लगाकर हमने लेटर लिखा है, इस शब्द से संबोधित किया है। संबोधित किया एक प्राइवेट मीटिंग में। प्राइवेट मीटिंग में कहा तो बड़ा सवाल दुनिया के अंदर तुरंत चला आया, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। बाइडेन कहीं पर
पब्लिकली नहीं बोले कि साहब किसी पब्लिक मीटिंग में आए और वहां आकर भाषण देकर चले गए कि साहब देखिए ये व्यक्ति तो ये है, नहीं, स्मार्टली कि साहब बाइडेन ने उस आदमी को ये कहा था। अरे ऐसे तो तुम पर्सनली अपने मित्रों के बीच, अपने यार दोस्तों के बीच किसके बारे में क्या लूज टॉक करते हो। इंसान की प्रवृत्ति है कि वो हर समय जैसा दिखता है, संभव है कि वो अंदर वैसा ना हो सकता है उसका प्राइवेट स्फीयर इतना प्राइवेट होता हो कि वो किसी के बारे में भी संबोधन में जीकारा लगा के ना बात करे। अब आपने यहां पर बाइडेन की खबर छापना शुरू करी, मार्केट में खबर तैरना शुरू हुई, हेडलाइंस बनना शुरू हुई कि क्या बाइडेन नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ही जस्ट फील लाइक दिस इज इनफ, इट हैज टू स्टॉप। क्या स्टॉप होना चाहिए? बैड। और फिर ये गंदे शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, बाइडेन कॉल्ड नेतन्याहू ए बैड गाय इन प्राइवेट कन्वर्सेशन। ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, यरूशलेम पोस्ट में प्रकाशित हो रही हैं। फरवरी में ये पोस्ट प्रकाशित हुई, उससे पहले इनके बारे में उन्होंने जो गंदा शब्द इस्तेमाल किया वो प्रकाशित हुआ। यार, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मिलने जुलने वालों से कोई बात बोला है, अपने प्राइवेट स्फीयर में कोई बात बोला है और वो पब्लिक में आ रही है। वाह अमेरिका वाह। मतलब यार, अमेरिका के राष्ट्रपति के 5 प्राइवेट लोग हैं जिनसे वो बोला है और वो निकल के बाहर आ जा रहा है, लेकिन सामने वाला कह रहा है नाम ना छापने की शर्त पर बताऊंगा कि बाइडेन ने नेतन्याहू के बारे में क्या कहा। अरे बाइडेन वाह, आप बुढ़ा गए हो, दुनिया नहीं बुढ़ाई है, वो सब समझ रही है कि आप ये क्यों कह रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, हमारी आदत है कि बड़ों का सम्मान करें। अरे बुजुर्गों को तो हम बिल्कुल उठा के कंधे पे लिए चलते हैं, लेकिन जनाब आप दुनिया को बेवकूफ ना समझें। आप मार्केट में ये न्यूज निकाले कि नेतन्याहू को ये बोला है, उसने कहां बोला है? 5 लोगों के बीच में बोला है। नेतन्याहू कह रहे मैंने तो नहीं बोला, बाइडेन कह रहे मैंने तो नहीं बोला। तो ये चल क्या रहा है भाई? तुम्हारे 5 लोग, तुम्हें नहीं पता है कौन बोला है, 2 पनिशमेंट निकाल करके तुम ऐसा नहीं बोले हो तो। पर नहीं, दुनिया को यह दिखाना है कि अमेरिका नाराज हो रहा है, उम्मीद जगानी है। भाई साहब आपको याद दिलाएं, ये वही व्यक्ति है जब इजरायलियों का समर्थन चाहिए था 7 अक्टूबर को जब यह घटना हुई थी, तो बाइडेन जाकर के इजरायलियों के बीच में बोला था, भले ही मैं कैथोलिक ईसाई हूं लेकिन मैं अंदर से जियोनिस्ट हूं। जियोनिस्ट क्या होता है? मैं यहूदियों का समर्थक हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर इस दुनिया में एक भी जू जिंदा है तो वो तब तक है जब तक इजराइल सर्वाइव कर रहा है। बहुत बढ़िया, तुमने भाषण अच्छा दिया, क्योंकि तुम्हें इजरायलियों से, तुम्हें यहूदियों से पैसा चाहिए था, तुमने जियोनिस्ट तक खुद को स्वीकार कर लिया कि मैं तो जियोनिस्ट हूं। जाकर के लोगों के सामने कहने लगे कि बीबी तो मेरा बिल्कुल छोटे भाई जैसा है, मतलब इजरायली वी आर वेरी मच। बोले अच्छा सर, ये जो आप किए ना एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान, तब तुम्हें चाहिए था उन लोगों से पैसा जो बैठ करके बढ़िया से बैठे हुए हैं। बकायदा न्यूज चैनल्स में डिबेट चल रही है भाई, अमेरिका के न्यूज चैनल्स उठा के इजरायली मंत्रियों को बुला बुलाकर पकड़ रहे हैं। सर सुने हैं कि आपको गरिया दिए हैं बढ़िया से। बोले किससे सुन लिए हैं? बोले बाइडेन के 5 लोगों में से कोई एक बोला है। तो क्या गहगहने करके देख लो, अब्बा लब्बा सब्बा डब्बा करके देख लो। हैं क्या किए हो? मतलब ये कि आपने कहा क्या? नहीं मैंने नहीं कहा। आपने कहा क्या? अरे लगाओ ना फांसी पे लगाओ, किसको क्या नहीं बताना है। कोई ऐसी बात है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोल दे हैं और ऐसी स्थिति में आप ये फॉल्स गेम खेल रहे हो, दुनिया को ये दिखाने लग रहे हो कि नेतन्याहू को दिल से पसंद नहीं करता है सर। और ये न्यूज बनी पड़ी है दुनिया भर के अंदर कि बाइडेन ने नेतन्याहू को गंदे शब्द कहे। और किसने कहे? नजदीकी लोगों ने बताया साहब कि बाइडेन कह रहे थे। धन्य है साहब, अमेरिकी मीडिया धन्य है, दुनिया में प्रोपेगेंडा के लिए महान है ये। अच्छा, अब इसके पीछे का क्यों ये सफाई देता फिर रहा है, अब वो जानिए। देखिए ना, अब बाइडेन को भी ये समझ में आ रहा है कि अब अति हो रही है। देखिए, इजराइल को रुकना था, मतलब गाजा पर हमला करते हुए उसे एक समय सीज फायर करना था। सीज फायर करने की जिम्मेदारी कब तक होती है, ऐसे समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कल को आपकी किसी से भी दुश्मनी हो जाए, आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो युद्ध विराम नाम की एक चीज होती है जिसे सीज फायर कहते हैं। इवन महाभारत तक में सीज फायर होता था, है ना। युद्ध रुका है भाई, अब थोड़ा शांति बरत लो। शांति बरताने का काम कौन कर सकता था? जो उस समय का, उस कालखंड का सबसे पावरफुल देश हो। अमेरिका ने तो खुद ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अपनी तरफ से तीली लगाई थी। इस बारूद के ढेरे पर तीली मारने वाला तो अमेरिका ही था। पहले तो तुम दूसरे दिन ही लेके हवाई जहाज पहुंच जा रहे हो कि अच्छा तुम्हारे ऊपर ऐसे घुसा है हमास वाले, हम बख्शेंगे नहीं। तो भाई वो लोग तो फुल चार्ज हो गए, उनकी तो बैटरी पहले से ही चार्ज थी। देखिए, इजरायलियों को गलत कहना बहुत गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम मुट्ठी भर लोग हैं, 96 लाख लोग हैं इजराइल के अंदर, जिसमें महिला पुरुष वृद्ध और बच्चे सब शामिल हैं। एक्टिव पॉपुलेशन उनकी 25 लाख के आसपास है। मजबूरी है, अगर वो लड़ाके ना हो, वो सेल्फ डिफेंस के नाम पर लोगों को ना मारे, तो वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी कोई बत्ती लगा जाएगा किसी दिन। तो ऐसी स्थिति में उनका तो ये है। लेकिन तुम जब पावरफुल राष्ट्र बनकर बैठे हो, तुम आकर के धप्पी देकर गए कि बढ़िया बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तुम संघर्ष में साथ हुए? कितने यहूदी छुड़वा दिए तुम जरा बताइएगा? क्या किए? जो यहूदी हमास पकड़कर बैठा, कितनों को लौटवाए? जो लौटे सो लौटे, बाकी जो मर रहे हैं सो मर रहे हैं। तो तुम हो किस काम के फिर बड़े? यानी कि इसने बड़प्पन का काम नहीं किया। और देखना, यह बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी सीख
ठीक है कि इस समाज के जितने भी बड़े हैं अगर वो अपना दायित्व भूल जाएं, अगर बड़े ही आपको लड़ने के लिए उकसाएं, तो फिर रोकेगा कौन? आपको क्या लगता है कि इजराइल को जाकर के छोटू मोटू जो देश हैं ये लीबिया फीबिया जैसे देश जाके बोलेंगे क्या, या पाकिस्तान जैसे देश बोलेंगे क्या, कतर फतर टाइप के बोलेंगे क्या? सर प्लीज सर, सॉरी ना, मत लड़िए ना सर, मत लड़िए। अरे भाई, आपको कोई रोक सकता ही नहीं है। रोकने के लिए किसी का बड़ा ऊपर होना जरूरी है। बड़े के नाम पर आप यूएन बिठा के रखे थे, लेकिन आप तो उसको पहले ही कठपुतली बनाकर रखे हुए हो। दुनिया में यूएन की तो वैसे ही थुतुकार हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि यूएन का तो कोई एग्जिस्टेंस का लॉजिक ही नहीं है, तो फर्जी पर बैठा हुआ है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड वॉर भले ही ना हुआ हो, लेकिन वॉर कभी रुके नहीं। हर साल दुनिया के किसी ना किसी कोने में तुम्हारे हथियार बिकने थे, इस चक्कर में तुम कहीं ना कहीं युद्ध चलाए हुए थे। अब तुम रोकोगे कैसे? तुम उधर की तरफ यूएन में इसका साथ देकर चल रहे हो, इधर की तरफ तुम गलत को सही सिद्ध करने के चक्कर में अफगानिस्तान में 20 साल तक कब्जा जमा के बैठे थे, तुम यहां से बेइज्जती करा के लौटे हो। तो अमेरिका की तो फुल बेइज्जती दुनिया भर में हो रखी है। अब क्या हो रहा है ना, इजराइल ने युद्ध के 131वें दिन में प्रवेश कर लिया है। करंट अपडेट निकल कर आते हैं कि अब तक, यानी आज 14 फरवरी के दिन का डेटा देखिएगा, 28,000 लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 के आसपास लोग घायल हैं, 7,000 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, जिनमें से 5,000 के आसपास महिलाएं और बच्चे हैं। इसका मतलब आप विचार कीजिएगा कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने बड़े। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज से 1 महीने पहले तक इजराइल के द्वारा किए हमले में 100 से ज्यादा तो जर्नलिस्ट मारे गए। यानी ये तक भी नहीं देखा गया कौन मर रहा है, गोला डालो। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, इजराइल जो कर रहा है मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको रोकने वाला कौन है भाई? वो तो आज भी कह रहा है मैं तो मेरा संघर्ष लड़ रहा हूं। कोई पैरामीटर तो बताओ कि मैं यहां रोकूंगा। अमेरिका फंस गया। कैसे? अमेरिका पहले इनको रोका नहीं, अब रोने का मोरल राइट, रोकने का मोरल राइट खो चुका है। ऐसी स्थिति में आप ये न्यूज देखकर अंदाजा लगाइए 2 फरवरी की कि जो इनके विदेश मंत्री ब्लिंकन हैं वो इनके पास 7 अक्टूबर के बाद 5वीं बार तो मिलने पहुंच चुके हैं, जाकर के इनके साथ में बात कर रहे हैं। इस बीच में यूएन खुद कह रहा है कि अरे भैया कुछ तो समझ जाओ, क्योंकि इजराइल ने जो राफा बॉर्डर पर हमला किया है उसके बारे में बात नहीं हुई थी। अरे कोई तो इस घटना को रोको। ये निकल चुका है, ये ब्रह्मास्त्र निकल चुका है। और ब्रह्मास्त्र क्या निकला है ना जी, कि जाकर के इजराइल दक्षिण में बैठे हुए यहां पर राफा बॉर्डर में बैठ, देखिए आपको मैं बताऊं, पहले तो मैप को समझना थोड़ा। आपको याद होगा कि इजराइल के दक्षिण में स्थित ये जो गाजा वाला क्षेत्र है ना, इसके उत्तर वाले क्षेत्र को, गाजा को इस तरह से बांटा था इजराइल ने कि देखो उत्तर वाला क्षेत्र खाली कर दो सब लोग। इनसे कहा गाजा वालों से, फिलिस्तीनियों से कि ये तो खाली कर दो, इसके अंदर तो मुझे टनल खत्म करनी है, सब निकल जाओ यहां से। गाजा के यहां से लोग निकलकर दक्षिण में आ गए, बोले ठीक है तुम उत्तर पे कब्जा कर लो। अब देखो यार, हर आदमी हमास का आतंकी नहीं है। वो बच्चा जो पैदा हुआ है, वो जो वृद्ध, जो महिला जो वहां पर रह रही है, जो आश्रित है, वो सब लोग पीड़ित पक्ष जो है वो आकर के यहां पर आ गए। अब जब यहां पर आ गए तो इस जगह ट्रांसफर होने के बाद, वो पहले क्या समझाया था, तुम लोग यहां चले जाओ, मैं बस केवल यहीं पर चेक करूंगा। साहब ये जगह पूरी तरह इजराइल ने अपने कब्जे में लेकर कंट्रोल में ले ली कि सब हटो। राफा पे आ गया, ये राफा रहा। ये राफा इतना कंजेस्टेड एरिया हो रखा है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 64 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर, यानी 8 किलोमीटर लंबाई पकड़ लो, 8 किलोमीटर चौड़ाई पकड़ लो, इतने से क्षेत्र के अंदर 14 लाख लोग रह रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ आए हुए लोग हैं। अब इनके ऊपर आप सोचिए, राफा क्रॉसिंग से इजिप्ट में एंट्री होती है, इजिप्ट अपने यहां आने नहीं दे रहा कि ये तो फिर हमारे यहां देश पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हालात क्या है वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब मुसीबत बाइडेन की क्या आ गई? बाइडेन की मुसीबत यह आ गई कि दुनिया अब इजराइल को कुछ नहीं कह रही है। इजराइल को क्यों नहीं कह रही? जैसे मैंने अभी कहा ना कि इजराइल का तो लड़ना ही धर्म है। जैसे आप ऐसे समझिए, सेना को आप ये नहीं कह सकते कि युद्ध रोक दो, सेना को गाइड करने वाले को आप कहोगे कि युद्ध रोक दो। भाई तो सेना को गाइड कौन कर रहा है? क्योंकि इजराइल तो कंप्लीट सैनिक है, हर आदमी सैनिक है, वहां पे मैंडेटरी है सर्विसेज में, मिलिट्री सर्विसेज में जाना। वो तो सैनिक सोच से रखते हैं, भाई युद्ध है, युद्ध तो युद्ध की तरह चलेगा, प्राण जाएंगे क्या देश आएगा, वो तो इसी थॉट से चलते हैं। इनको चलाने वाले राजनेताओं के नाम पर बाइडेन है। अब ये फंस कैसे गए? फंस ऐसे गए क्योंकि अब लोगों का सेंटीमेंट ना गाजा के लोगों के साथ जुड़ रहा है, और निश्चित ही जुड़ेगा। क्योंकि यार जब भी किसी बच्चे को, महिला को, बुजुर्ग को परेशान आप देखते हैं तो मन में पहला प्रश्न यह उठता है, इनकी क्या गलती थी? इनकी क्या गलती थी? तो गलती खोजते खोजते आदमी कहां पहुंच जाता है? अमेरिका। गलती इनकी नहीं, इस आदमी की थी। पहले अमेरिका में जो भी शासक आया है उन्होंने यही मतलब इसी हद दर्जे की नुकसान पहुंचाए दुनिया को, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने वेपन्स के प्रयोग के लिए, ठीक है ना। अमेरिका एक प्रकार से इजराइल का भी यूज ही कर रहा है। जिस प्रकार से चीन ने नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है, ऐसे अमेरिका ने इजराइल को पाल रखा है कि तुम बेटा संघर्ष करो, हम तुम्हें वेपन और पैसा देंगे, अपना सिक्का बुलंद रखो कि अमेरिका क्या चीज है, यह सबको पता चलना चाहिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब साहब बाइडेन की मुसीबत यह है कि चुनाव आ रहे हैं, नवंबर 2024 में चुनाव है। चुनाव के अंदर लोग जो पहले यह माना जाता था कि मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। अच्छा, अमेरिका में मुस्लिमों का इतना बड़ा वोट शेयर भी नहीं है जिससे कि इनको बड़ा नुकसान हो। दिक्कत अब
अब यह है कि अमेरिका को यह डर है कि जो भी थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है या लिबरल क्लास है, वो यह मान रहा है कि तुम्हें अब अपने बड़प्पन का फायदा उठाना है, तुम्हें बड़े होने के नाम पर कहना है कि अब रुको भाई, तुम लोगों ने अपना बदला ले लिया, तुमने उनका काफी नुकसान पहुंचा दिया, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी हो कि नहीं साहब मैं तो मार के, अगर एक आंख के बदले कोई दूसरे की आंख फोड़ने लगेगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो बोले भाई ऐसे नहीं चलता है। तो बोले फिर क्या चलता है? बोले तुम रुको। अब ये रुकवाना कहने का अधिकार खो चुके हैं, रुकवाना कहने का अधिकार खो चुके हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो इनकी कमजोरी पकड़ लेंगे, बेटा तुम पे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में लूज टॉक करके फेंक दे रहा है कि कहना नेतन्याहू को कि मैंने ये कहा था। उम्मीद है आपको यह समझ में आया हो। यानी कि फ्री पैलेस्टाइन और बायकॉट इजराइल के बाद अब अमेरिका के विरोध में दुनिया निकल आई है। लोग इनको अब वॉर क्रिमिनल्स कहने लगे हैं। अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगा है। स्टारबक्स का बॉयकॉट होते हुए आप यहां देख सकते हैं, नो मोर बक्स फॉर स्टारबक्स, नो मोर सपोर्ट फॉर इजराइल। बोले अमेरिकी कंपनियों को फंडिंग बंद करो। बायकॉट के नाम पर सबसे पहले उद्घाटन हुआ मैकडी का। भाई साहब मैकडी का बर्गर आप में से कईयों ने खाया होगा, नहीं खाया होगा तो देखा तो होगा ही, कहीं ना कहीं पोस्टर लगा हुआ। ये मैकडी वाले भैया पहले ही निपेटे में आ गए। क्यों? क्योंकि जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ तो भाई इजराइल के अंदर एक मैकडी स्टोर ने आकर बाहर कहा कि मैं इजरायली सैनिकों को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, जो सेना में युद्ध में जा रहा है यहां से आए और स्टोर से मुफ्त में खाना खाए। तब तो कोई कुछ बोला नहीं, तब तो पब्लिक सेंटिमेंट्स इजरायली सैनिकों के साथ थे। लेकिन अब पब्लिक सेंटिमेंट्स जा रहे हैं गाजा के अंदर जो पीड़ित जनता और बच्चे दिख रहे हैं उनके ऊपर कि तुमने पहले कहा था ये नहीं करोगे, अब तुम ये कर रहे हो। लोगों ने कहा कैसे रोकें? तो बोले एक काम करो, सबसे पहले मैकडी का बायकॉट करो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर अगर टॉप फूड कंपनीज को देखा जाए, लार्जेस्ट फूड मार्केट कंपनी, तो नंबर 1 पर नेस्ले आती है जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी, और नंबर 2 पर मैकडी आती है। केवल बर्गर बेचकर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फूड कंपनी है ये, यानी कि खाद्यान्न देने वाली कंपनी है। तो बोले इसका भाई साहब बायकॉट करना शुरू करो। तो अमेरिका की इस कंपनी का बायकॉट होना शुरू हुआ, डोमिनोज का भी बायकॉट होना शुरू हुआ। अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जिसका मैंने बताया $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, एप्पल जिसका कि $3.25 ट्रिलियन का, गूगल, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा, बर्कशायर हाथवे, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जिनका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों ने कहा इनका भाई अब प्रोटेस्ट करना शुरू करो, इनके खिलाफ एक्टिविटी लेना शुरू करो। हद तो यह हो गई कि लोग मैकडी के स्टोर्स पर जाकर हमले करने लग गए। मैकडी के आग लगाने की तैयारी, मैकडी में गोली फायर सब होना शुरू हो गया। इसके चलते मैकडी जो गल्फ में है उसकी तो हालत यह हो गई कि लोगों ने, क्योंकि गल्फ नेशंस पूरी तरह मुस्लिम बहुल हैं, उन्होंने कहा कि बेटा तुम इसका मतलब पैसा कमाओ हमसे, इजराइल में जाकर कहो कि मुफ्त खाना देंगे, यानी कि तुम गाजा में हो रहे हिंसा के समर्थक हो। तो बोले लो बेटा तुम्हारा बायकॉट करते हैं। इस चक्कर में मैकडी ओमान, मैकडी कुवैत ये बाहर निकलकर आए और कहने लगे कि हमने गाजा के लोगों के लिए $1 लाख डोनेट किए हैं। यह कहता है हमने $2.5 लाख डोनेट किए हैं गाजा के रिलीफ फंड के लिए, और हम तो फ्रेंचाइजी हैं, हमने तो इनका हिस्सा लिया हुआ है, हम पूरी तरह यहां के लोकल लोगों से ही चलते हैं, आप हमारा बायकॉट ना करें। दे सफाई फिर रहे हैं, लेकिन लोग घुमा घुमा के इन्हें मार रहे हैं। दुनिया भर के अंदर अगर मैकडी की बात की जाए तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड चेन है, 40,000 से ज्यादा इसके आउटलेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए, लगभग 120 देशों के अंदर मैकडी का बर्गर बिकता है। इससे अमेरिका को चिंता होना लाजमी थी, क्योंकि अपनी कंपनियों के बायकॉट से चिंतित अमेरिका अब संघर्ष विराम में अपनी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भैया युद्ध रुकवा दो नहीं तो मर जाएंगे। कंपनियों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं कि भाई युद्ध रुकवाओ, हम धंधे को पिटता हुआ नहीं देख सकते। आंकड़े से अंदाजा लगाइए, इजराइल्स वार ऑन गाजा आर बायकॉट हर्टिंग यूएस ब्रांड। एग्जैक्टली यस, मैकडी और स्टारबक्स की सेल बुरी तरह इजराइल और हमास के इस संघर्ष के कारण बुरी तरह पिटी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैकडी, स्टारबक्स, इन सबको अपने रेवेन्यूज में तगड़ा झटका लगा है। आप खबर देख रहे हैं 7 फरवरी की, बायकॉट बाय मुस्लिम ड्रोव्स डाउन मैकडी प्रॉफिट। सीईओ ने खुद ने यह बात स्वीकार की है। डोमिनोज, स्टारबक्स, मैकडी ने अपनी सेल्स में गिरावट दर्ज की है, यह पब्लिकली बोला गया है। स्टारबक्स की ट्रैफिक गिर गई है। इस प्रोटेस्ट के चलते स्टारबक्स को कुल इतने से दिन में $11 बिलियन का लॉस हुआ है, केवल इस तरह के प्रोटेस्ट के चलते हुए। कंपनीज को हो रहे इस नुकसान की भरपाई बाइडेन कैसे करेंगे? तो उसका एक ही रास्ता है कि वो नेतन्याहू को समझाएं कि बीवी मान जाओ। बीवी है कि मान नहीं रहे हैं। मानने को मनाने के लिए कंपनीज का समर्थन जरूरी है। कंपनीज बाइडेन के पास भी हैं, बाइडेन की भी समर्थक कंपनीज हैं जो वहां पर खेला खेल रही हैं। हालात वो हैं कि ये इनके हाथ से निकला हुआ भस्मासुर है। अब इसका कंट्रोल कैसे होगा ये तो खुद शिव भगवान प्रकट होंगे तो होगा। अब स्थितियों को लाने के लिए क्या किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप अपनों से और अपने आप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।